तो हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों 8 बज गया और मैं लाइव आ चुका हूँ आपके लिए पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और आज दोस्तों हम लोग साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसा कि आपको मैं बताता हूँ कि डेली 8 बजे हमारे इस चैनल पे क्लासेस चलती है लाइव। तो आज हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आई होप आप सब लोग तैयार होंगे एमसीक्यू करने के लिए। और दोस्तों बता दूं, जो लोग क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। सर्च करिएगा टेलीग्राम पे टोटल लर्निंग, तो ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए पीडीएफ और क्विज़ के लिए। ठीक है, वहाँ पे पीडीएफ और क्विज़ का आनंद मिलते रहता है समय समय पे। साथ में दोस्तों एक्स्ट्रा में स्टडी मटेरियल भी मिलते रहता है। ठीक है, तो जरूर से ज्वाइन करिए, वहाँ पे ग्रुप भी दिया गया। चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जो लोग लाइक वाला बटन नहीं दबाए तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके स्क्रीन पे, रेडी हो जाइए, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आपको ये क्वेश्चन 5 नंबर दिला सकता है। और जितना सही हो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको 11 क्वेश्चन है आज, 11 में 11 आउट ऑफ किनका आता है देखेंगे आज हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यहाँ पे, यह प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान होता है। ऐसा कौन सा ये ऑप्शन में दिख रहा है कि जो प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है C2H6। ये ऊपर में लिख दिया हूँ लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी नीचे में रहेगा, ध्यान रखना है। बी कहता है H2 और सी कहता है CH4 और डी कहता है C3H8। तो कौन सा ऐसा होगा राइट आंसर जो प्राकृतिक गैस और गोबर गैस दोनों में विद्यमान है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 30 सेकंड का समय दिया जाता है। तो 30 सेकंड के अंदर में आपको आंसर करना है, फिर उसके बाद मैं आपका आंसर बता दूंगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ना वो राइट आंसर, देखिए गोबर गैस और प्राकृतिक गैस दोनों में वो होता है CH4। ठीक है, CH4 दोनों में पाया जाता है दोस्तों। तो अब से आपको याद रखना चाहिए, भुलाना नहीं है। यदि क्वेश्चन आ जाए तो CH4 को ही मारना है ना। यानी कि आपके हम लोग क्या करेंगे, सी वाला सेक्शन को कलर करेंगे। और वीडियो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कैसे तैयारी करना है घर पे बैठ करके, उसका वीडियो आपको आ गया है। तो उस वीडियो को जा कर के देखिएगा ज़रूर, उसमें आपको मैंने पूरा आइडिया बताया किस तरीके से पढ़ना है। अगर वो वीडियो देख लेते हो ना तो एक से एक तरीके से आप पढ़ सकते हो। पूरा बुक का भी डेफिनेशन दिया गया कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, फेन प्लवन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग की जा सकती है। फेन प्लवन विधि किस अयस्क के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर ये जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ये कैलामीन। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का या 12th लेवल का आप लोगों ने पढ़ रखा है, वैसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि आपको 12th में फेन उत्प्लवन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट था लिखने के लिए 2 नंबर में। तो ये 12th लेवल का भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बता दिया एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। तो चलिए जी यहाँ पे आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा जिंक ब्लेड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, जिंक ब्लेड का। तो यानी कि जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जी, याद रखिएगा अब से जिंक ब्लेड होगा। ठीक है, और ये बॉक्साइड किसका अयस्क है पता है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का। और ये जिंक ब्लेड किसका अयस्क है? तो जिंक का, याद रखना है, जिंक का ब्लेड। ठीक है, ये जिंक का ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये 12th का है। कहता है श्वेत फास्फोरस इस जैसी गंध होती है। यानी कि जो श्वेत फास्फोरस होता है वो इसका गंध कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए प्याज के जैसा, या ऑप्शन नंबर बी लहसुन के जैसा, या ऑप्शन नंबर सी कहता है सौंफ के जैसा, ऑप्शन नंबर डी सड़ा हुआ अंडा के जैसा। तो जल्दी से आंसर बताइए आप सभी लोग। तो ये भी क्वेश्चन 12th के लिए इंपॉर्टेंट था, है ना, ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव कहो चाहे सब्जेक्टिव, 2 नंबर में भी आया, डिफरेंस लिखने के लिए आएगा श्वेत और लाल वाला में, है ना।
तो यहाँ पे आंसर देख लो, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लहसुन। ठीक है, लहसुन जैसी श्वेत जो फास्फोरस होता है ना वो लहसुन जैसी गंध महकती है उसकी, और इसको खुले में नहीं रखा जाता। वही लाल की बात करें तो लाल को हम लोग खुला में रखते हैं, जैसे माचिस जानते हैं ना, माचिस, तो माचिस में हम लोग लाल फास्फोरस का यूज करते हैं, जिसको सलाई कहते हैं, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, लाल फास्फोरस का, न कि श्वेत फास्फोरस का। तो अब से यदि क्वेश्चन आ जाए कि माचिस यानी कि सलाई में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो लाल फास्फोरस का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है इसके लिए बेलनाकार लेंस का आवश्यकता होती है, यानी कि कौन सा रोग को दूर करने के लिए, कौन सा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निकट दृष्टि दोष को, ऑप्शन नंबर बी है दूर दृष्टि दोष को, ऑप्शन नंबर सी है जरा दृष्टि दोष को, ऑप्शन नंबर डी अबिंदुकता को। तो ऐसा कौन सा दोष है जिसको हम लोग दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बेलनाकार लेंस के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता को दूर करने के लिए या जिसको अबिंदुकता रहता है उसको लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा निकट दृष्टि दोष को भी जान लो। यदि निकट दृष्टि दोष से क्वेश्चन आ जाता है तो क्या मारिएगा आप सभी लोग, इसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल का। यदि दूर दृष्टि दोष का आ जाए तो उत्तल का। ठीक है, यदि जरा दृष्टि दोष आ जाए तो कौन सा मारोगे, मालूम है, द्विफॉक्सी। ठीक है, द्विफॉक्सी कहो या बाईफॉक्सी। ठीक है, बाईफोकल लेंस। ठीक है, ये दो गो नाम है, बाईफोकल, बाईफोकल। तो याद रखना है द्विफॉक्सी में क्या होता है, अवतल और उत्तल दोनों होता है, क्योंकि जरा दृष्टि दोष में ना ही नज़दीक का दिखाई देता है ना ही दूर का दिखाई देता है। लेकिन याद रखना फिजिक्स में ये उल्टा हो जाता है। यदि निकट दृष्टि दोष है तो समझो कि उसको दूर वाला नहीं दिखाई दे रहा है, निकट वाला दिखाई दे रहा है, और जिसको दूर दृष्टि दोष है तो समझो कि उसको दूर वाला दिखाई दे रहा है मगर निकट वाला नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, निकट का दिखाई देगा मगर दूर का, सॉरी, ये निकट का नहीं दिखाई देगा, दूर का दिखाई देगा, और इसमें निकट का दिखाई देगा और सॉरी दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है, नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसमें बीमारी में उल्टा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष का ना, तो इसमें निकट का दिखाई देगा मगर दूर का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, दूर दृष्टि दोष है ना, तो इसमें क्या है, इसमें दूर का दिखाई देगा मगर निकट का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यह एक प्राथमिक रंग नहीं है। प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग 3 गो माना जाता है। ऐसे कौन कौन सा है वो भी बताऊंगा, पहले आपको ऑप्शन देख करके आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी है संतरा, ऑप्शन नंबर डी है नीला। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन के अनुसार आपको दिख रहा है जो प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक रंग आप सभी को पता होना चाहिए, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा प्राथमिक रंग, क्योंकि प्राथमिक रंग जो होता है लाल, हरा, नीला, ठीक है, ये होगा। ठीक है, ऐसे आपको बैजानी हॉपिनाला, ये जानते हैं ना, ये प्रिज्म वाला, प्रिज्म जब एक श्वेत रंग जाती है तो वो 7 भागों में बढ़ जाती है। तो इसमें से जो प्राथमिक रंग होते हैं ना उसको हम लोग जानते हैं लाल, हरा और नीला से। तो याद रखना, यदि प्राथमिक रंग पूछ दे ये तीनों गो रहेगा या ये 2 गो भी रहेगा तो आपको मारना रहेगा आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पृष्ठ तनाव का मात्रक है। देखिए भैया, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन पर मीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर नहीं होगा, यहाँ पे इंटू कर दो, न्यूटन इंटू मीटर, और डी कहता है जूल पर मीटर। तो कौन सा राइट होगा आपके अनुसार, जल्दी से बताइए। पृष्ठ तनाव का, तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। अब जो आपका एग्जाम में एक और क्वेश्चन इससे पूछता है, आपको शायद पता भी होगा, जैसे लिख बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा। वर्षा की बूंदें, ठीक है, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है।
ये आपका क्वेश्चन पूछा है पैरामेडिकल में, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान दे दीजिए, जिनको पता है वो लोग भी ध्यान देंगे। वो जगह ये पृष्ठ तनाव के कारण ही, ठीक है। गोल किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ गए हैं, तो इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, दो ध्वनि तरंगों के बीच कलांतर कितना है? 60 डिग्री है, तो इनका पथांतर क्या होगा? देखिए कलांतर दे दिया है 60 डिग्री और पथांतर पूछ रहा है, तो कलांतर बराबर पथांतर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 12th में पढ़ना था ऑप्टिक्स वाला चैप्टर में। सारा जितना क्वेश्चन रहेगा ना साइंस का, सारा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, तो आपको एनसीईआरटी को मजबूत रखना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ। जो पथांतर का फार्मूला होता है ना, पथांतर का फार्मूला, तो यहाँ पर से लेमडा, ठीक है, लेमडा मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, लेमडा बाई 2 पाई इंटू कलांतर, ठीक है, ठीक है, कलांतर लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। पथांतर बराबर क्या फॉर्मूला हो गया आपसे याद रखना, पथांतर बराबर फॉर्मूला था लेमडा बाई 2 पाई कलांतर। अब कलांतर कितना है? 60 डिग्री है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, कलांतर के जगह पे कितना लिखेंगे? 60 डिग्री। अब यहाँ से कटेगा 30, तो यहाँ पर से कितना हो गया? लेमडा बाई 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 30 डिग्री आ गया, क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब 30 डिग्री आया, तो 30 डिग्री को हम लोग कुछ इस तरीके से भी जानते हैं, पाई बाई कितना? पाई बाई 6 है ना। 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6 जान सकते हैं ना, तो 30 डिग्री के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं लेमडा 2 पाई इंटू पाई बाई 6, 2 तो हट जाएगा, 2 ही तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि काट दिए हैं। तो अब क्या बचेगा? अब पाई से पाई भी ख़त्म हो जाएगा, तो लेमडा बाई 6। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे कि ये 60 बराबर क्या होता है? 60 का हम लोग जानते हैं पाई बाई 6 होता है, 60 डिग्री का पाई बाई 6, तो यहाँ पर डायरेक्ट लेमडा बाई 2 पाई इंटू 6 पाई बाई 6, यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ पे 3 ना होगा, पाई बाई 3 होता है, यहाँ पर से 3, तो 3 दूना का 6, तो लेमडा बाई 6 आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, लेमडा बाई 6 आंसर दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, इसको डिग्री है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई बाई 3 होगा। और यहाँ पर से हम लोग जानते हैं लेमडा बाई 2 पाई इंटू कलांतर, कलांतर हमारा पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 पुट करेंगे, पाई से पाई खत्म, 3 दूना का 6, लेमडा बाई 6 आंसर, ठीक है। चलिए अब इससे भी आसान मेथड नहीं मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस तत्व की H2O के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम है? यहाँ पे जो तत्व दिख रहा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ये कौन सा मतलब इसमें से कौन सा तत्व है जो जल के साथ क्रियाशील न्यूनतम होता है, क्रियाशीलता न्यूनतम होता है? तो चलिए जल्दी जल्दी से आंसर बताना शुरू करिए आप सभी लोग। तो चलिए जी यहाँ पे देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो सिलिकॉन, ठीक है, SI, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जल के साथ कम क्रियाशीलता होता है, यानी कि न्यूनतम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील करता है, ठीक है। तो याद रखना है आपसे, जल के साथ कौन होगा? तो SI। चलिए अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कौन एक रॉकेट ईंधन है? तो कौन सा ऐसा रॉकेट ईंधन आपको दिख रहा है? चलिए ऑप्शन नंबर ए मिथाइल हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है N2O2, ऑप्शन नंबर सी है HNO3, ऑप्शन नंबर डी है H2O2। तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको भी हम लोग करेंगे अभी। हाँ जी, देखिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले का है मिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है। मिथाइल हाइड्रोजन जो बता रहे हैं उनका राइट है जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए रॉकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में कि रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रॉकेट का सिद्धांत क्या है पता है आप सभी को? कमेंट करके बताओ जल्दी से।
तो चलिए तो ध्यान दीजिए। हाँ जी, देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन के तृतीय गति नियम पे। ठीक है, न्यूटन का तृतीय गति नियम है, तो यानी कि तीसरा नियम उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु हम पर भी बल लगाता है। ये न्यूटन का तीसरा गति नियम था। तो इसका तो हम लोग आंसर देख ही लिए। जो लोग ऑप्शन नंबर ए मिथाइल हाइड्रोजन बता रहे थे उनका राइट है। तो अब रॉकेट में जो ईंधन प्रयोग होता है वो मिथाइल हाइड्रोजन होता है, याद रहेगा अब से आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यह सबसे बुरा उष्मा चालक है। सबसे बुरा उष्मा चालक कौन है? ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी है फेरस यानी कि आयरन, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर, ऑप्शन नंबर डी है पीवी यानी कि लेड। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? उष्मा का सबसे बुरा चालक कह सकते हैं, उष्मा का कहो चाहे करंट है ना, करंट का भी कहो, विद्युत का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेड। लेड कहने का मतलब शीशा। ठीक है, शीशा। शीशा क्या है? उष्मा का सबसे बदतर चालक है, बुरा चालक है, खराब चालक है, कुछ भी कह दो, गंदा चालक है। ठीक है, शीशा जो होता है वो सबसे खराब चालक है। अच्छा, कोई शीशा को तुम लोग गर्म करके देखना, जल्दी गर्म नहीं होगा, जल्दी गर्म नहीं होगा, होगा गर्म तो होगा लेकिन जल्दी गर्म नहीं होगा। ठीक है, वही अगर तुम लोहा में लाइन दे दो, लोहा में मैं बता रहा हूँ लाइन दो, झट्टे में लाइन दो, देखो तुरंत भर में एकदम गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा एकदम। हीटर को जानते हो? हीटर भी क्या होता है? उष्मा चालक होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यह गैस कोयले की खदानों में 80% तक मात्रा में होती है। कौन सी ऐसी गैस है जो कि कोयले के खदान में 80% तक पाया जाता है गैस? ऑप्शन नंबर ए है C2H2। कौन सा? C2H2 या C2H4 या CH4 या C4H12। ऐसा कौन सा गैस है जो कोयले के खदानों में अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाँ जी, बहुत ही आसान सवाल है। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हाँ जी, तो जो लोग ध्यान दिए होंगे तो वो लोग आंसर सही बताएंगे। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ जी, जो लोग सी बता रहे हैं ध्यान देना, यहाँ पे CH4 राइट होगा। क्या होगा भैया? CH4 ही राइट आंसर होगा। यह कोयले के खदानों में 80% तक पाया जाता है, 80% तक उसकी मात्रा मिलती है कोयले के खदानों में। तो याद रखना है आपसे ऑप्शन नंबर सी। अब आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, कोयले के खदान में ही हीरा मिलता है। कोयले के खदान में हीरा मिलता है, यानी कि ये मत समझना कि मतलब जो सबसे कम कमज़ोर होगा तो मतलब कि वो फेले होगा, ऐसा बात नहीं। यदि वो समय पे मेहनत कर दिया तो वो क्या होगा? एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान या सक्सेसफुल इंसान, वही अनपढ़ इंसान बन सकता है, यानी कि कमज़ोर इंसान बन सकता है। तो ये भूल मत करना, कोयले के खदान में ही हीरा पाया जाता है। तो ये कभी भी मत समझना कि जो कमज़ोर है हम उससे आगे हैं। ठीक है, वो कभी भी आपसे आगे हो सकता है, वो कभी भी हीरा का रूप में परिवर्तित हो सकता है कोयला। ठीक है, तो आई होप दोस्तों मेरी बातों को समझे होंगे। आज के क्लास अच्छा लगा होगा तो मेहनत करिए। और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं कि सर PDF में आंसर दे दीजिए। भैया PDF में मैं तो आंसर दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आंसर इसलिए नहीं देता हूँ कि आप सभी लोग कुछ मेहनत करो। कुछ मेहनत करने का मतलब कम से कम अब तो आंसर भी उतार सकते हो ना। क्वेश्चन लिखो कॉपी में, इसका आंसर सर क्या बता रहे हैं 11 का, ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा क्या? CH4। तो अब तो इतना मेहनत करो। अब क्या चाहते हो? एकदम रसगुल्ला अब मुंह में भी खिला दूंगा, कहोगे तो मुंह में भी खिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग मेहनत करोगे। अब से कमेंट तो नहीं करोगे कि सर आंसर ला दीजिए। मेहनत करो, थोड़ा सा मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।